नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासी जंग की, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है और चुनावों से पहले हर पार्टी अपनी रणनीति अख्तियार कर रही है, जोर आजमाइश कर रही है, स्ट्रैटेजीज बना रही है कि कैसे जनता को लुभाना है, कैसे जनता के बीच जाना है। जहां पर बीजेपी का मॉडल बिल्कुल क्लियर है, विकास और हिंदुत्व का एजेंडा, इसी को लेकर बीजेपी हमेशा आगे चल रही है। लेकिन इसी के उलट देखें अगर समाजवादी पार्टी को, जो कि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है, बीजेपी को अगर कोई सबसे कड़ी टक्कर दे रहा है उत्तर प्रदेश में तो वो अखिलेश यादव ही है। लेकिन अब इन अखिलेश यादव ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है। स्ट्रैटेजी जो बदली है, अब पीडीए के साथ अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर उतर गए हैं। ये क्यों कहा जा रहा है? ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि पीडीए रथ यात्रा की शुरुआत ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव किसी धार्मिक स्थल से कर सकते हैं, यानी मथुरा, काशी, अयोध्या। क्या यहां से अखिलेश यादव फूकेंगे अपना चुनावी बिगुल? और अगर ऐसा करते हैं तो क्या अखिलेश यादव भी समझ गए हैं कि जनता के मन में अगर उतरना है तो नैरेटिव और छवि को बदलना होगा, तभी उत्तर प्रदेश की गद्दी पर राज कर पाएंगे। आज इसी को लेकर करने वाले हैं हम सीधी बात, लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसे उत्तर प्रदेश की सियासी जंग में वार पलटवार का दौर चल रहा है। डेमोग्राफी बदल रहे थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग। ये लोग जिन्ना के उपासक हैं, इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था। और ये तो जिन्ना के अनुयायी हैं, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे। देखिए, अखिलेश यादव रथ यात्रा निकाल रहे हैं तो कम से कम राम मंदिर तो जाएंगे, और अगर राम मंदिर नहीं जा रहे तो कृष्ण जन्मभूमि जाए, कम से कम कुछ दिखाए तो सही कि आपको सनातन से जो नया नया प्यार उमड़ा है उसकी साबिती तो दिखाइए। सारी चुनावी हिंदू से तो काम नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी उसका मुख्य दल भी है, उसका अधिकार है यात्रा निकालने का, धरना करने का, प्रदर्शन करने का, रैली करने का, उसका अधिकार है। इससे बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कि हमारे लिए धार्मिक नगरी आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, हमारे लिए विश्वास और भावनाओं का केंद्र है। हमारे लिए हमारी जो धार्मिक नगरी है वो राजनीति के लिए और सत्ता के लिए नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से सियासी जंग चल रही है, वार पलटवार का दौर देखा जा रहा है। ऐसे में वो सुलगते सवाल अब आपके समक्ष रख दे जिनके इर्द गिर्द आज करने वाले हैं हम सीधी बात। अखिलेश यादव का सॉफ्ट हिंदुत्व आस्था या 2027 की सत्ता तक पहुंचने का चुनावी शॉर्टकट, इसको लेकर बात करना और समझना बेहद जरूरी है। इसी को लेकर सवाल किए जाएंगे। क्या बीजेपी के हिंदुत्व मॉडल को उसी की पिच पर चुनौती देने उतर रही है? अब समाजवादी पार्टी बीजेपी को सीधे टक्कर देगी? तीसरा बड़ा सवाल, क्या पीडीए प्लस सॉफ्ट हिंदुत्व का नया फॉर्मूला बीजेपी के पारंपरिक हिंदू वोट बैंक में लगा पाएगा सेंध? ये एक बड़ा सवाल है जो यहां पर आकर खड़ा हो जाता है। चौथा सवाल, क्या हिंदुत्व अब सिर्फ बीजेपी का एजेंडा ना रहकर बल्कि हर पार्टी की चुनावी मजबूरी बन गया है? क्योंकि इस दौरान आप देखिए कि सपा से लेकर कांग्रेस हर कोई हिंदुत्व की बात कर रहा है। अगर हर दिल हिंदुत्व की बात करेगा तो 2027 का चुनाव मंदिर पर होगा या फिर महंगाई, बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पर? यह प्रमुख सवाल जो है वो यहां पर आकर खड़ा हो जाता है कि चुनावी बिगुल हर पार्टी फूकने तो जा रही है, अपनी स्ट्रैटेजीज तो बना रही है, जनता के बीच उतरने की बात कर रही है और उतरने के लिए अलग अलग कार्यक्रम भी बना रही है, लेकिन ये किसके स्तर पर किए जाएंगे? इसका जो आधार है वो क्या होगा? इसका आधार विकास, महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार, जनहित के मुद्दे, बिजली, सड़क, पानी, ये सब होगा, या फिर जातियां होंगी, या फिर हिंदुत्व की राजनीति होगी? क्योंकि जब भी यूपी के चुनावों की बात आती है तो हिंदुत्व का एजेंडा हर बीजेपी की तरफ से आगे विकास के साथ जरूर आता है, जिसे अब टक्कर देने की कोशिश में है समाजवादी पार्टी। तो चलिए, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केकर उनका परिचय आपसे करा देते हैं। आलोक वत्स जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित तिवारी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बहुत जल्द इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे, अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए हैं।
आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और धर्मेंद्र सिंह जी के साथ शुरुआत करते हुए, धर्मेंद्र सिंह जी, जो सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है, क्या आप समाजवादी पार्टी समझ चुकी है कि यूपी के जनता के दिल में अगर उतरना है, अपनी जगह बनानी है, तो सिर्फ पीडीए से काम नहीं चलेगा, ये सॉफ्ट हिंदुत्व भी अपने भीतर लाना होगा? देखिए जी, नमस्कार आपको, आपके पैनलिस्ट साथियों और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। देखिए, हमारा कोई सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व और इस तरह कुछ नहीं है। जनता के बुनियादी सवाल, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, नौजवानों की को जो नौकरियों से और उनके रोजगार से वंचित किया जा रहा हो, किसानों की आय जो वादा करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई दोगुनी करने की बात रही हो, तमाम स्मार्ट सिटीज बनाने की बात रही हो, गन्ना किसानों के जो बकाया भुगतान को भी क्लियर न करने की बात रही, ये सारे बुनियादी सवालों के साथ साथ प्रभु श्री राम को मानने वाले, जानने वाले, सनातन को मानने वाले, उनके आस्था में जो डकैती चोरी हुई, सारे मुद्दे हमारे लिए बराबर है, महत्वपूर्ण है। हम किसी हार्ड हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व या ये पिच उनकी पिच कोई क्रिकेट का मैदान नहीं है। जनता के बुनियादी सवालों को उठाने के लिए हम विपक्ष में है और उसको उठाते रहेंगे। ये आप बात जरूर कह रहे हैं धर्मेंद्र सिंह जी। धर्मेंद्र सिंह जी, बात आपकी अच्छी है जो आप कह रहे हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व इन सब के लिए नहीं है, क्रिकेट की पिच नहीं है। ये बातें तो आपकी अच्छी लग रही हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए, बीते चुनावों में क्या राम मंदिर का मुद्दा सपा के मुंह से सुनने को मिला था, लेकिन इस बार मिल रहा है। क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं से बार बार सनातन सुनने को मिलता था? नहीं, लेकिन अब इस बार सुनने को मिल रहा है। तो इसे क्यों ना कहा जाए सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति? नहीं, देखिए 2024 में इन सारे बुनियादी सवालों को लेकर के हम उत्तर प्रदेश में थे। इंडिया गठबंधन तहत हम लोगों को उत्तर प्रदेश की महान जनता ने जीत भी दिलाई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को बाहर का रास्ता भी दिखाया, और वो सारे बुनियादी सवाल यथावत है। जहां तक राम मंदिर का सवाल है, राम मंदिर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्मित हुआ, और लोगों की, देश की, प्रदेश की, दुनिया की तमाम सनातन को मानने वालों लोगों के चंदे से, लोगों के सहयोग से भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। उसमें भारतीय जनता पार्टी अनायास किसान पोत के भंडारी बनती है। हाँ, उसके चंदे के मैनेजमेंट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने जो मंदिर पर कब्जा किया, जिसका परिणाम रहा आज हम आप देख रहे हैं कि चंदे में लोगों ने चोरी कर लिया। और वो रिलेवेंट सवाल है कि आपने एक तरफ लोग सनातन का क्या मतलब होता है, सनातन को लोग घर में भी करके अपने अपने मंदिर में कहीं भी पूजा करके, ईश्वर श्रद्धा करके पूजा करते हैं, वो कैमरा जीवी नहीं होता। एक कैमरा जीवी लोगों ने जो प्रभु श्री राम के मंदिर पे एक तरह से कब्जा करने का, जताने का प्रयास किया कि राम मेरे ही है, सारी दुनिया से उनको काटने का काम किया, उन सारे लोगों का असली चेहरा सामने आ गया जब चढ़ावा में लगातार चोरी होती रही, और इन्हीं ट्रस्ट और इन्हीं आरएसएस के लोगों और प्रधानमंत्री जी बनाए के प्रतिनिधियों द्वारा उस चोरी को संरक्षण मिलता रहा। न केवल चंदा में ही, पहले दिन से निर्माण से लेकर के जब 40% कमीशन का आरोप लगा था, उस समय से लेकर के जब जमीन के खरीद फरोख्त का आरोप लगा, जब 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ 18 करोड़ की हो गई, तो जब अगर इनकी नीयत साफ होती, उसी समय जांच होती, उस समय रोक लग सकती थी। राम मंदिर का मुद्दा चलिए आप उठाएंगे, ये अच्छी बात है। जहां पर ये बड़ा घपला हुआ है, महाघोटाला हुआ है, तो विपक्ष का सवाल करना लाजमी है, सरकार से सवाल करना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन जो सियासी खबरें चल रही हैं, सियासी गलियारों में जो चर्चा हो रही है कि आपकी पीडीए रथ यात्रा का बिगुल किसी धार्मिक स्थल से आप लोग स्टार्ट करेंगे, क्या ये वाकई में देखने को मिलेगा? अयोध्या, काशी, मथुरा, कोई एक स्थान आप चुनने वाले हैं पीडीए रथ यात्रा के लिए शुरुआत करने के लिए? नहीं, वो स्थान चुनेंगे, कहां से शुरू कर रहे हैं तो आप लोग पहले बताएंगे कि सितंबर में हम लोग हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की रथ यात्रा से निकलेंगे, और उसका डिटेल चार्ट, रूट चार्ट सब आप लोगों को सब लोग शेयर करेंगे। लेकिन ये सारे मुद्दे जो जनता को प्रभावित करते हैं, जो राम को मानने वालों को प्रभावित करते हैं, जो उत्तर प्रदेश के नागरिकों को प्रभावित करते हैं, वो सारे मुद्दे हमारे हैं और रहेंगे, मजबूती से रहेंगे। हम उसको जो है उनके साथ हकमारी करने वालों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, बेईमानी करने वालों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, चोरी डकैती करने वालों को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। और साथ साथ ये भी एक प्रकार की डकैती है कि जिन वादों को, जिस संकल्प पत्र को आप लेकर के आते हैं चुनाव में, और अब जब उसका जवाब देने का समय आया है तो आप कभी पाकिस्तान चले जाते हो, कभी मुसलमान चले जाते हो, कभी जिन्ना चले जाते हो। ये नहीं चलेगा। चलेगा ये कि आपने जो अपने संकल्प पत्र में वादा किया था, जिस पर उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको मैंडेट दिया था, उन सवालों के साथ साथ जो प्रभु श्री राम का जोर जोर से नाम लेते थे कि राम लला हम आएंगे और सारा चंदा चंपत कर जाएंगे, ये जो उन्होंने पलट दिया, इस पर भी सवाल पूछेंगे और लगातार पूछेंगे।
चले सवाल इस पर पूछे जाएंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, यानी कि जो रणनीति है वो समाजवादी पार्टी ने अख्तियार कर ली है। बेशक अभी ये स्वीकार नहीं कर रही है कि कहीं ना कहीं हम भी सनातन की बात पहले से ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति। इस पर आगे भी सवाल होंगे, पर पहले आलोक वत्स जी का रुख करते हुए, नेता है भारतीय जनता पार्टी के आलोक वत्स जी, जब अखिलेश यादव बात करते हैं सॉफ्ट हिंदुत्व की, जब बात कर यानी कि जब पूजा की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, धार्मिक स्थलों की बात करते हैं, और अब जो चर्चा हो रही है अयोध्या, मथुरा, काशी को एक स्थान जहां से पीडीए रथ यात्रा की शुरुआत होगी, तो क्या आप ये मानते हैं कि हिंदुत्व की जो राजनीति है जो भारतीय जनता पार्टी अब तक करती आई है, वो राजनीति अब दूसरे दल भी स्वीकार कर रहे हैं, आपके एजेंडे पर चल रहे हैं? देखिए गरिमा जी, सॉरी मोनिका जी, ये हमने एक नारा दिया था, भारत में यदि रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। बहुत लोगों ने इस पर बहुत आपत्तियां दर्ज की थी। आज वही लोग सनातन के अनुयायी बनके, सनातन के हितैषी बनके समाज अपने को प्रदर्शित कर रहे हैं। जो बिरयानी खाने से नहीं अघाते थे, आज वो पूड़ी और खीर की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। स्वाभाविक है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर आपने किसी तरीके की राजनीति करनी है तो हिंदुओं को तो साथ रखना ही पड़ेगा। हर हाल में साथ रहना पड़ेगा। 80% आबादी की बात को आप कैसे अवहेलना कर सकते हैं? लेकिन हम तो वो लोग हैं जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की बात करते हैं। इन्होंने टोपी खाका के बिरयानी पार्टी की, कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में इन्होंने खीर पूरी की पार्टी नहीं की। क्या बात है, आलोक जी वैसे बहुत सीरियस साथी हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी इनको पूछ नहीं रही, लेकिन इनको ये मालूम है कि किनके घरों में बिरयानी बनती है, किनके घरों में पूरी खीर बनती है, किनके घरों में पानी पूरी बनती है। उनको बात तो रखने दीजिए, एटलीस्ट उनको बोलने दीजिए पहले धर्मेंद्र जी। पता करना मजबूरी है। थोड़ी तुमको अखिलेश जी बना देंगे, शांत रहिए ना, सुनिए दूसरे की बात। संदीप भाई जो बहुत सीनियर प्रवक्ता है, कहाँ कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। जब अपनी बारी आए जो कहना है कहिए। मेरा ये कहना है कि खीरपुरी की पार्टी में तो कभी नहीं देखा, मुरेठा बाने तो कभी नहीं देखा, लेकिन वो टोपी लगाए हुए जालीदार तो बहुत दफा देखा। जो बिरयानी खाते नहीं अघाते थे, आजकल खीरपुरी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि लग गया इनको MY समीकरण दरक गया है। तो अब इनको पीडीए याद आया। पीडीए में अभी आपको कुछ दिन पहले मयंक भाई बता रहे थे कि लखनऊ की रैली देख के आए थे, बहुत बड़ी रैली थी मायावती जी की, खाली दलित ही दलित थे। तो पीडीए से तो डी चला गया, टी चला गया तो बच गया पी और ए। पी और ए से इनका क्या मतलब है अभी तक नहीं समझ में आया। अगले जो वहां पर करीब 20-22% है, उनको कहां से ये शामिल कर रहा है और कौन सी थ्योरी में शामिल कर रहा है। अब देश का लोग विकास की राह पर अग्रसर है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करने की बात हो रही है। बजट दुगुना हो चुका है, 7 से 22 एयरपोर्ट हो चुके हैं, 21 एक्सप्रेसवे बने हैं, 4 महा एक्सप्रेसवे बने हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। तो सारी चीज पर लोग अग्रसर हैं। 9 लाख नियुक्तियां हुई है सरकारी और करीब 3.5 करोड़ लोग MSME के तहत स्वरोजगार में जुट गए हैं। 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है उत्तर प्रदेश में और NCBR के डेटा में सेकेंड स्थान पर है शांति और व्यवस्था बनाने के दौर में। लूट बलात्कार की तो बात ही भूल जाइए। और अगर कोई आदमी जो सपा के सरकार में बेल्ट के नीचे सिक्सर लगा के और साइकिल छाप का झंडा लगा के जो गुंडागर्दी करता था,
अब वो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। अगर दिख गया तो यमराज से उसका मुलाकात सुनिश्चित है। तो प्रदेश अग्रसर आ रहे धर्मेंद्र जी। जी बोलिए। और जो अभी ये चंदा चोरी की बात कर रहे थे, हाँ मैं मानता हूं वहां लोगों ने चंदा चोरी की, लेकिन उसमें बीजेपी कहां से आ गई? बीजेपी का कौन था जो वहां चोरी कर रहा था? जो लोग थे उस चोरी में शामिल, इस बात को जब से संज्ञान में लाया गया, हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पर एसआईटी का गठन किया और वहां पर जो लोग जिन लोगों की संलिप्तता साबित होती गई उनको पकड़ते चले गए। अभी भी प्रक्रिया जारी है। छोटी मछलियों के बाद बड़ी मछली के भी गर्दन पर हाथ जाएगी हमारी, और किसी को भी नहीं छोड़ेंगे जिसने राम मंदिर के चंदे से चोरी की है। लेकिन ये बड़ी मछलियों पर हाथ जाएगा कब आलोक वत्स जी? एक बड़ा सवाल है। अगर चुनावों से पहले वक्त रहते हैं बड़ी मछलियां पकड़ने नहीं आई तो जांच को कोई निष्पक्ष मानेगा नहीं? 100% जाएगा। 100% जाएगा मैडम ग्रोवर, 100% जाएगा। वैसे मैं एक चीज बता दूं, मैं बिहार का रहने वाला हूं और मैं उसी गांव का रहने वाला हूं जहां सीता जी का जन्म हुआ है। वहां पर भी सीता मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन बचपन से मैंने देखा है जितने, मैं बिहार की बात कर रहा हूं जहां मैंने देखा है, जितने भी मंदिर मस्जिद मजार हैं वहां जो भी बैठे हुए हैं वो सब वहां पर चोरी कर रहे हैं, हड़प जाते हैं चंदे के पैसे, अपने काम में इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कोई प्रबंधन नहीं है, उनके ऊपर कोई किसी का भी कोई किसी तरीके के रस्साकसी नहीं है। ये मैं सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं सुनता हूं कि पंजाबी लोगों का जो क्या है, उनका गुरुद्वारे में ऐसी हरकतें नहीं होती, लेकिन और सब जगह में, अब देखिए बद्रीनाथ में भी चोरी की बात आ गई और भी जगहों से आवाज उठने लगी। लेकिन इस पर कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि एक नजीर पेश हो, और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। लेकिन निष्पक्षता तब साबित होगी जब बड़ी मास्टरमाइंड पकड़ में आएंगे, जब मास्टरमाइंड पकड़ में आएंगे। मोनिका जी, ऐसा नजीर पेश होगा, रूहें कांप जाएंगी दोबारा से इस तरीके के चोरी करने वालों की। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी का रुख करेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार है, हाँ। आदित्य योगीनाथ की सरकार है। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी का रुख करेंगे। संदीप त्रिपाठी जी, आलोक वत्स जी तो कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। अगर राम मंदिर का मुद्दा सामने आया, बद्रीनाथ का मुद्दा अगर सामने आया, सरकार निष्पक्ष जांच करेगी। और ये हम सभी जानते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति पर चलती है, सनातन की बात करती है। धर्मेंद्र सिंह जी स्वीकार करें चाहे ना करें, ये दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी भी किस तरीके से अब सनातनी खुद को साबित करने में लगी हुई है, हिंदुत्व के मुद्दे उठा रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। पर इन दोनों पार्टीज के बीच उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहां पर खड़ी हुई है? आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? क्या रणनीति अख्तियार कर आगे चल रहे हैं? कैसे जनता के बीच में अपने मुद्दे लेकर जाएंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे? कैसे इस पिच पर खुद सिक्सर मार पाएंगे? देखिए मोनिका जी, हाँ जी, ये फोटो तो दिख रही होगी, साफ नहीं देख पा रही हूँ, सॉरी, आप बता दीजिए, आप इसका वर्णन कर दीजिए क्योंकि ये थोड़ा ब्लर हमारे, हाँ, ये हमारे देश के अभी मौजूदा पूर्व गृह मंत्री और आज के मौजूदा जो है रक्षा मंत्री जी। ये टोपिया ये भी लगाए हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आलोक वत्स को ये टोपिया नहीं दिखेगी क्योंकि ये टोपी टोपी खेलते हैं, टोपीबाज लोग। टोपीबाज किसको कहा जाता है बताने की जरूरत नहीं। अभी बात हमारे साथी ने कही कानून व्यवस्था की। मैंने एक जो है आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को महोदय को एक ऑडियो भी भेजा है। पिस्टल की बात कर रहे थे ना साहब, ये अभी ताजा एक थाने का जो है ऑडियो है जिसमें वो व्यक्ति कह रहा है कि 2-2 पिस्टल लगाकर चलते हैं और पुलिस को एक जो है बोतल दारू दे दी, वो मैनेज हो गई। सच्चाई ये है कि आज पुलिसिया राज उत्तर प्रदेश में ठकुरशाही और पुलिसिया राज सिर्फ 2 चीजें चल रही, बाकी कुछ है नहीं उत्तर प्रदेश। अभी बात कर रहे थे इतने एयरपोर्ट की, साहब जो एयरपोर्टवा बना उसमें से चल कौन रहा है जरा बताइए लोग, बस जी उसी नगर वाला चल रहा है।
अयोध्या का नाम आपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया, जो कि पहले से बना था 2200 मीटर पहले से हवाई पट्टी थी, उसमें 700 मीटर आपने बढ़ाकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया। कौन सी इंटरनेशनल फ्लाइट चलती है जरा बताइए, कोई गूगल कर ले, एक फ्लाइट का नाम बता दे जो चलती हो। एक यूनिवर्सिटी का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में, एक यूनिवर्सिटी जिसको सरकार ने बनाया हो, सरकारी यूनिवर्सिटी का नाम बता दे। यहां तक कि इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी की घोषणा लखनऊ में की, उसका आज तक जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाई। और बात करते हैं शिक्षा की। अब आते हैं जरा जो है इनके मेडिकल कॉलेज। हमारे प्रदेश में पहले जो व्यवस्था थी, जिला चिकित्सालय हुआ करता था। पहले की व्यवस्था कांग्रेस के रिज्यूम से सारे जिलों में जिला चिकित्सालय था। उस जिला चिकित्सालय का नाम रख दिया मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज रख दिया, उसमें 4 कमरा और बनवा दिया, कह रहे मेडिकल कॉलेज खुल गया। और एक भी मेडिकल कॉलेज, एक भी डिस्ट्रिक्ट में आज भी जो हमारे बनाए हुए, चाहे वो इलाहाबाद प्रयागराज का स्वरूप रानी हॉस्पिटल हो, या हमने जो बनाया रायबरेली में एम्स हो, चाहे वो हमारी बनाई हुई पीजीआई हो, चाहे हमारी बनाई हुई हो जो है राम मनोहर लोहिया हो, या हमारी बनाई हुई जो आपकी केजीएमयू है, पहले जो अंग्रेजों के रिजीम से चल रही थी, हमने उसको डेवलप किया, वहीं पर जाना पड़ता है। और आप बात करिएगा कि हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दे दिए हैं, तो कॉलेज का नाम रख देने से मेडिकल कॉलेज नहीं हो जाता, उसके लिए फैकल्टी देनी पड़ती है, सुविधाएं देनी पड़ती है। आप बिल्डिंग बना दिए, बोर्ड लगा दिए, कह रहे बन गया, हम मेडिकल कॉलेज दे दिया। अब आते हैं और आगे, अभी हमारे साथी ने कहा कि हम 2 लाख रोजगार दे दिए। पहली बात तो इनको मैं बधाई दूंगा कि इन्होंने कम से कम सही आंकड़ा दिया कि हम 2 लाख रोजगार दिए, और यही सच आंकड़ा है। सच ये है, अरे 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 आलोक जी, तो 9 लाख का विभागवार आंकड़ा दे दीजिए। चलिए, चैलेंज है मेरे, चैलेंज है आपको, अगर आप 9 लाख यहाँ दिखा देंगे, मैं अभी डिबेट छोड़ के हाथ जोड़ूंगा, भैया आपने बहुत डेवलप किया, आपके साथ हो जाऊंगा। सच ये है कि संविदा पर 10,000 की नौकरी देकर, आप गूगल कर लीजिए, कुछ भी चैट जीपीटी कर लीजिए, नहीं मिलेगा साहब, हम कहिएगा तो बता देंगे एक एक। सच्चाई ये है कि 8-9 साल से यहाँ पर शिक्षक वैकेंसी नहीं निकली। हमारे छात्रों आपके बिहारों में जा जाके नौकरी पाए साहब, हमारे यहाँ 9 साल से वैकेंसियां नहीं निकली मास्टर की, तो नौकरियां कहाँ दी है? संविदा पर रख देना किसी को नौकरी देना नहीं होता है। 10,000 की नौकरी आप जो है दे रहे हैं, जो काम 40,000 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के बाद लोगों को मिलता, वही काम आप 10,000 देकर उसके बाद कहते हैं सरकारी जो है ये नौकरी है। भाई संविदा में भी वो भी संविदा भी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ठेके पर विभिन्न गरुड़ा और ये फला कंपनियां, वो उसके माध्यम से संविदा की भी नौकरी है कि उसमें आप अगर इन फ्यूचर अगर आप चाहेंगे भी, तब आप सरकारी का भी जीवन में नहीं हो सकते। अब आते हैं, बात हमारे साहब ने और की धर्म की बात, कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं, हम जो है हिंदुत्ववादी हैं। जरा भैया बताइए कैसे हिंदुत्ववादी हैं? 1989 में पहली बार आपने राम का नाम लिया पालमपुर अधिवेशन में। इसके पहले आप अपने भारतीय जनता पार्टी जनसंघ दोनों का और हिंदू महासभा, जो और आपका एक आगे नाम बता दे रहा हूं, जो नाम सांप की केचुली की तरह 3 बार नाम बदलकर आपको जनता के बीच में आना पड़ा, उसमें से आप किसी मैनिफेस्टो में बता दीजिए जहां पर आपने राम का नाम लिया हो। आप अपने संविधान में कहते हैं कि आप धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं, और हिंदू मुस्लिम तो आप करते हैं। आपके यहाँ एक शाहनवाज करके प्रवक्ता और सांसद और विधायक मंत्री हुआ करते थे, उसके ऊपर हिंदू लड़की का बलात्कार का आरोप था मैडम, हिंदू लड़की का, और 2 साल तक FIR तक नहीं लिखी गई, 2 साल तक, इसलिए कि वो भाजपा का नेता था और मुस्लिम था। 2 साल तक FIR नहीं लिखी गई, कोर्ट से वो FIR दर्ज होती है। ये हिंदुत्ववादी है। ये हिंदुत्ववादी है कि पहली बार जब राम रथ यात्रा निकली है, लाल कृष्ण आडवाणी जी लेकर निकले, उस रथ यात्रा के पीछे बड़ा सा बॉक्स होता था, उसमें पैसे ठूस कर लाठियों से ठूसा जाता था। वो पैसा जरा बताएं, ये जो आज चढ़ावा चोरी है, चढ़ावा चोरी तो आज की है, चंदा चोरी तो 1400 करोड़ पहले टकार गए, और 1400 करोड़ तो पैसा जाने दीजिए मैडम। वहां पर जब रामलला विराजमान हुए 1949 में पहली बार मूर्ति रखी गई कांग्रेस के रिज्यूम में, तो वहां पर कौशल्या माता के हाथ में राम जी थे, वो मूर्ति थी, अष्ट धातु की मूर्ति थी, वो मूर्ति चोरी कर ले गई है।
यही नकारे निकलने रामद्रोही सनातन द्रोही लोगों ने चोरी किया और निर्मोही अखाड़े में मुकदमा दर्ज कराया। उसमें से बहुत सारे लोग आज जमानत पर बाहर है। ये बात करेंगे सनातन की। इनका जो मुख्य संगठन जहां से ये पैदा होकर निकलते हैं आरएसएस में झंडा और डंडा पूजा जाएगा। कहेंगे ये हमारे गुरु है, झंडवा इनका गुरु है, डंडवा इनका गुरु है। वो डंडा और झंडा इनको रास्ता दिखाता है। जरा ये बताइए आपके आरएसएस में कौन से देवी देवता की पूजा होती है? आप तो एक काल्पनिक देवी, मतलब सनातन में 33 करोड़ देवी देवता है, उनसे इनका पेट नहीं भरा। एक नई देवी पैदा करके लेके आते हैं और उसकी पूजा करते हैं और कहते हैं कि हम सनातनी हैं। अरे सनातन ताप से बड़ा सनातन का और जो है सनातन का दुश्मन कोई नहीं है। जितना सनातन का नुकसान आपने किया है उतना आज तक किसी, हम तो कहेंगे कि गजनवी ने नहीं किया, मुगलों ने नहीं किया। आरोप लगा रहे हैं सीधे कि सिर्फ सनातन का नारा लगाती है बीजेपी और बात करके दिखावा करने का काम करती है बीजेपी, उतना किसी मुस्लिम शासक ने नहीं तोड़ा। क्या आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं संदीप त्रिपाठी जी, दो बातें, क्या सीधे तौर पर आप आरोप लगाते हुए, कटाक्ष करते हुए ये कह रहे हैं कि सिर्फ विकास की बात की जाती है, असल मायनों में विकास नहीं है जब धरातल पर जमीनी आंकड़े देखे तो? दूसरा, सिर्फ सनातन का नारा लगाती है और खुद को हिंदुत्व कहकर हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन असल मायनों में असलियत कुछ और है और ये दिखावे की बात है। क्या सीधे तौर पर यह आरोप और कटाक्ष? बिल्कुल मोनिका जी, और मैंने तथ्यों और आंकड़ों और घटनाओं के साथ इस बात का जिक्र किया। मैंने सिर्फ एलिगेशन नहीं लगाए, उसके पीछे मैंने तर्क दिया है। अगर आलोक बस जी और भाजपा का और भी कोई समर्थित व्यक्ति हो जिसके पास तार्किक आधार पर इन सारे सवालों के जवाब हो, मैं नतमस्तक होकर उसको प्रणाम करूंगा और ये कहूंगा कि ये डिबेट आपकी। ठीक है, तमाम आरोप जिनका जवाब आलोक वत्स जी से आगे चलकर लिया जाएगा। कांग्रेस ने अपनी रणनीति कहीं ना कहीं साफ कर दी है कि असल जो धरातल के मुद्दे हैं और जो आंकड़ों की सच्चाई है वो जनता के बीच कांग्रेस लेकर जाने वाली है। लेकिन अमित तिवारी का भी यहाँ पर रुख करते हुए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। तीनों पार्टीज की बात आपने सुनी और इस तरह से इस दौरान क्या सियासी माहौल देखने को मिल रहा है वो भी आप भली भांति उससे वाकिफ है। अमित तिवारी जी, क्या लगता है 2027 का जो महामुकाबला है इसमें जंग किस मुद्दे को लेकर सबसे बड़ी है? क्या वाकई में 2027 के इस महामुकाबले की जंग हिंदुत्व वर्सेस सॉफ्ट हिंदुत्व की देखने को मिलेगी? देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व जैसा कोई चेहरा नहीं है। जहां पे सनातनी की बात है तो यहाँ पे 100 करोड़ लोग हैं, जहाँ पे हर व्यक्ति अपनी पूजा पाठ में विश्वास करता है। बाकी अलग धर्म के लोग हैं, वो अपनी पूजा पद्धति की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिन चीजों को उजागर करने के बाद उस पर कार्रवाई की बात करती है। उजागर उसको किसने किया? अगर चढ़ावा चोरी की बात करें तो वो भी समाजवादी पार्टी के नेता ने किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा जब एक्स पे, उसके बाद जो है चढ़ावा चोरी को कबूला गया, उसके बाद जांच हुई। उसके पहले तो उसमें लीपापोती चल रही थी। 5 जून का वीडियो वायरल है जिसमें कि चंपत राय ने जो है कुछ पुलिस वालों को अनुकल्प मिश्रा के घर में भेजा और लगभग 20 लाख रुपए की बरामदगी दिखाई गई। उसके बाद से लगातार लीपापोती चल रही थी। 13 जुलाई को जो है जिस तरह से SIT आनंद खान में गठित की गई और 25 तारीख को जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसमें से 8 लोग गिरफ्तार हो गए। सुभाष श्रीवास्तव नामक जो व्यक्ति है वो बाद में ऐड हुआ। जो मेन जो कल्प्रिट हैं जिनके ऊपर लगातार जनता भी कह रही है, हर व्यक्ति कह रहा है कि चंपत राय के ऊपर आखिर कब FIR होगी, अनिल मिश्रा के ऊपर कब FIR होगी, गोपाल राव के ऊपर कब FIR होगी, गोविंद गुरी के ऊपर जिस तरह से SIT ने जांच की है, गोविंद गुरी ये कहते पाए गए कि मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं था। एक ट्रेजरार, एक न्यास पे बैठा हुआ ट्रेजरार ये कह रहा है मेरा तो कोई लेना देना ही था। अकाउंटिंग पूरी तरीके से जो है वो ट्रेजरार को देखनी होती है। जितने भी बिलिंग से रिलेटेड चेक होते हैं, सारी चीजें साइनिंग अथॉरिटी की होती है, वो ट्रेजरार के पास होती है। ट्रेजरार ये कह रहा है कि मुझे किसी भी तरीके के जो निर्णय लिए गए मैं उसमें शामिल ही नहीं हूं। तो जिस तरह से सारे पूरे न्यास को जो धता बधाकर कार्य किया गया, चंपत राय सबसे बड़े कल्प्रिट हैं, उनके ऊपर तो कार्रवाई हो जानी चाहिए, उनको जेल भेज देना चाहिए था। गोविंद गिरी जी महाराज खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति जो न्यास में बैठे हुए लोग हैं वो उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। के पराशर जी थे जिन्होंने जो है रास्ता दिखाया कि जो हमारा संविधान है, जो न्यास का संविधान है, उसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है इस्तीफा दे देता है अपनी तरफ से तो उसका इस्तीफा जो है अपने आप मान्य हो जाता है और अपने आप एक्सेप्टेड है। उसमें ना मानने वाली कोई चीज बचती नहीं, कोई ना मानने वाला कोई स्थापित है ही नहीं, कोई शब्द ही नहीं है।
तो आप इस बात को सहमत होकर ये समझिए मोनिका जी कि किस तरह से लीपापोती पूरी कार्रवाई पे चल रही है। कोर्ट ने भी जो है एसआईटी को कार्रवाई आगे से परे अगर जांच हम के लिए एजेंडे समय पर देने बात की करें, बात अभी हम सिर्फ राम मंदिर की कार्रवाई पर बात नहीं कर रहे हैं, बहुत माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ अमित तिवारी जी। अभी हम सिर्फ राम मंदिर की कार्रवाई पर बात नहीं कर रहे हैं, चढ़ावा चोरी की। अभी हम एजेंडे पर बात कर रहे हैं कि किस एजेंडे के साथ ये महामुकाबला 2027 का पार्टीज लड़ रही हैं। ये जंग आपको कैसी नजर आती है, पिच आपको कैसी दिख रही है 2027 की? मोनिका जी सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में, जहां हम राम की परिकल्पना करते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा है। और जन जन की आवाज है ये कि जो लोग वहां पे गए हैं, अभी भी न्याय संगत कार्रवाई नहीं हो पाई है। इस बात को आप समझिए, इसमें कोई सनातनी का मुद्दा नहीं है कि अखिलेश यादव आज सनातनी हो गए। महाकुंभ में भी स्नान करने गए, मैं अगेन आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, वो वाली बात आपकी ठीक है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है, बात ठीक है, लेकिन हम एजेंडे और मुद्दों की बात कर रहे हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव किन किन मुद्दों के आधार पर पार्टियां लड़ रही हैं। हम समाजवादी पार्टी की पीडीए रथ यात्रा की बात कर रहे हैं, हम बीजेपी के हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव के जो मोल्डॉन वो हो गए हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो आप उस पर अगर थोड़ा सा आप प्रकाश डाल पाए। क्या धार्मिक मोनिका जी क्या धार्मिक केंद्र बिंदु कभी नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी का? क्या धर्म के आधार पे उसने कभी चुनाव नहीं जीता? क्या धर्म के आधार पे उस चुनाव के जनता के बीच में नहीं गई? हम खुलकर कह रहे हैं, वही तो बात है, हम खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। 2022 में आए, राम के नाम पे 2017 में आए, तो क्या राम का नाम मुद्दा नहीं है? क्या जनता वो मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है। तो क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे की बदौलत बीजेपी के खाते में नेगेटिव पॉइंट्स जाएंगे? अब मोनिका जी आप मुद्दों की बात कर रही हैं, क्या नोएडा जैसी धरती पे जहाँ पे आप बैठी हैं, यहाँ पे क्या गड्ढों की जो परिकल्पना है, बरसात के बाद जो यहाँ पे बारिश होती है, जो गड्ढे भरते हैं, क्या आपको दिख नहीं रहा है? क्या जेवर एयरपोर्ट में जो अतिक्रमण हुआ उसके ऊपर बुलडोजर चला, क्या आपको कार्रवाई दिख रही है? क्या आपको जिस तरह से एक्सप्रेस वे बन रहे हैं और एक बारिश में जो है वो एक्सप्रेस वे ढह गए, क्या वो आपको नहीं दिख रहे? क्या जिस तरह से नीट के पेपर लीक हो गए, क्या जिस तरह से एनटीए जो है नाकाम हो गई, क्या जिस तरह से यूपी सरकार मुद्दों की बात कर रहे हैं तिवारी जी, ये मुद्दे क्या आपको लगता है, ये मुद्दे, ये तमाम मुद्दे जो आप गिना रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए एक नेगेटिव फैक्टर साबित होंगे? कितना भी विकास का नारा बीजेपी लगा ले, लेकिन ये तमाम मुद्दे धरातल के, ये बीजेपी के लिए 2027 में एक नेगेटिव फैक्टर साबित हो सकते हैं? अमित तिवारी जी, विकास के नाम पे, बनारस में विकास के नाम पे एक पुल भरभराकर गिर जाता है और उसमें 20 परिजन हुए, क्या वो विकास नहीं दिख रहा है? लगातार जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे खोखले दावे करती है, क्या वो जनता को समझ में नहीं आ रहा है? सिर्फ राम के नाम पे वोट मांगने भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी क्या? जिस बेटे को उम्मीद थी कि उसका बेटा नीट की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर जो है वो मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करेगा, अपने भविष्य को देखेगा, आज वो बेटा जो है घर में बैठा हुआ है, फिर से उसको तैयारी करनी है, फिर से उसको जो एग्जाम देने हैं, क्या वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहा है? क्या वो जो परिवार है जो अपने बच्चे के लिए रातों दिन मेहनत करता है, गाड़ी कमाई से जो है उसको कोचिंग क्लासेस, जिस तरह से लखनऊ में कांड हुआ, बच्चे मर गए लखनऊ में, क्या वो विकास आपको दिख नहीं रहा है? क्या वो जनता देख नहीं रही है? चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, क्या वो लोग जो है इस बात को लेके समाज के हर वर्ग तक नहीं जाएंगे? क्या सिर्फ जातिगत आधारित वोट के आधार पे अब भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी क्या? क्या ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को अपने साथ रख के क्या वो सरकार जीत जाएगी क्या? क्या संजय प्रसाद जैसे लोगों को अपने साथ रख के क्या जनता से जो है वोट मांग लेंगे क्या? सिर्फ जातिगत आधारित राजनीति अगर आप करेंगे तो वो साफ साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति जो है दूसरे के कंधे पे बैठ के अपनी पार्टी को जो है जिंदा रख पाता है और उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं उसकी वैचारिक भूमिका, वैचारिक जो विद्वता की बात होती है वो सब छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है। क्या वो पीला गमछे वाले जो है जो कहते थे कि जब आप कहीं कोई सुनवाई ना हो तो पीला गमछा डाल लेना और हमारी सुनवाई हो जाएगी हर जगह, जब उसको
सरेआम जो है पुलिस वाले पीटते हैं, तो बिल्कुल। क्या वो किस मुंह से जो है अपने समाज के लोगों से वोट मांगने जाएगा? कहीं ना कहीं एक बड़े खतरे की घंटी है। जिस तरह का सियासी माहौल आप बता रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है, और ऐसे में इस बाबत सोच विचार करना और सही दिशा में आगे बढ़ना, इन मुद्दों का समाधान करना जरूरी होगा, वरना बहुत कठिन चुनौती 2027 के लिए बीजेपी के लिए हो जाएगी। एक बार फिर से धर्मेंद्र सिंह का यहाँ पर रुख करते हुए, धर्मेंद्र सिंह जी, आलोक वत्स जी को उम्मीद करते हुए आपने अच्छी तरीके से सुना होगा, जहां पर उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा लगाती है, इसीलिए अब इसके साथ हिंदुत्व की राजनीति पे उतर रही है, क्योंकि पीडीए का डी गायब हो चुका है, जो मायावती के खाते में जा रहा है। जब उन्होंने जो रैली की, जो सभा की, उसमें सारा दलित वर्ग मौजूद दिखाई दिया, भारी संख्या में दिखाई दिया। तो क्या समाजवादी पार्टी को वाकई डर सता रहा है कि मायावती जिस तरह से एक्टिव है, पीडीए का डी दरअसल वहां जा सकता है और सिर्फ पीए के बदौलत आप चुनाव नहीं जीत सकते? और वैसे भी सपा के ऊपर एक तमगा है उस ए का कि अल्पसंख्यक पार्टी है, मुस्लिमों की पार्टी है, सिर्फ मुस्लिमों की हितैषी बनती है। क्या इसी वजह से अब मंदिरों की बात, पूजा पाठ की बात, गौ माता की बात, शंकराचार्य के दर पर बार बार जाना, उनसे मुलाकात, ये सब देखने को मिल रहा है? देखिए मोनिका जी, हम उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में बसते हैं। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया, इनके झूठ के बाद, इनके षड्यंत्र के बाद, इनके तंत्र के दुरुपयोग के बाद भी हम लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता का अपार स्नेह मिला। तो ये कहना किसकी पार्टी है, कौन सी पार्टी है? आलोक जी के साथ दिक्कत है कि आलोक जी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं, ना वो बता रहे हैं कि जनता के क्या किया, उनके साथ कौन रह गया, कौन नहीं रह गया। हाँ, वो बहन जी के बारे में उन्होंने प्रॉपर अध्ययन किया, उनके कार्यालय से उनको निर्देश मिला होगा, हालांकि बहुत अच्छे आदमी, लेकिन कार्यालय से कहा गया होगा कि आप भाजपा की बात न करना, जा करके बहन जी की बात करना। आप बहन जी के साथ कौन जा रहा है, कितनी बड़ी रैली थी, तो खैर उनका प्रिविलेज है, वो बहन जी की बात करें या जिसकी बात करें वो जाने। लेकिन कुछ तथ्य दे रहे थे आलोक जी कि तमाम एयरपोर्ट बना दिए। भाई अलीगढ़ हो गया, आजमगढ़ हो गया, मुरादाबाद हो गया, और तो और संत कबीर नगर में प्रधानमंत्री जी 2-2 बार गए और उन्होंने कहा यहाँ से कार्गो जहाजें चलेगी, पूर्वांचल के लोगों को करोड़ों का इनकम बढ़ जाएगा। अब तक एक भी जहाज नहीं चली। झूठ की जहाज खड़ी कर देना अलग बात, लेकिन सच में एक को नहीं चला। मेडिकल कॉलेज बात करें तो संदीप जी ने बड़ा विवेचन कर दिया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। आज क्या स्थिति, रेफरल सेंटर के अलावा कुछ नहीं है, तमाम जिला अस्पतालों को बना रखे हैं, वहां क्या इलाज हो रहा, शायद आलोक जी या इनके पार्टी के नेता भी जाकर के इलाज कराने के लिए तैयार नहीं होंगे। मेडिकल कॉलेज नाम दे दिया, जो पुराने मेडिकल कॉलेज इंडिया गठबंधन के समय के, कांग्रेस पार्टी के समय के, समाजवादी के समय के, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, केजीएमसी हो, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, इनके अलावा ये अगर कह दिया जा करके अपने नए मेडिकल कॉलेज का इलाज करा लीजिए, कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाएगा नहीं। इसको आलोक जी बेहतर जान रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। खैर, उससे महत्वपूर्ण है ये इकोनॉमिक बात कर रहे थे, बढ़ती हुई इकोनॉमी। अरे ये बात आप योगी जी से बताइए, जानते हैं मैं फंस जाऊंगा। 2017 में 14.5 लाख का बजट था, 14 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश का, वो 30 लाख करोड़ का हो गया। कई गुना बढ़ गया, आप जोड़ लेंगे, मुझे गणित कम आती है, लेकिन कर्ज 4 गुना हो गया है। मैं बता रहा हूँ, 2 लाख करोड़ का कर्ज था जो 8 लाख के ऊपर पहुंच गया। तो ये इकोनॉमी बढ़ना कहते हैं कि जीएसडीपी के सापेक्ष अगर कर्ज वो 2 गुना और 2.25 गुना हो रहा है और कर्ज 4 गुना हो जा रहा है, तो कौन सा ग्रोथ हो गया ये बताएंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय दुनिया में, तुम्हें भारत की बात छोड़ दीजिए, भारत में राष्ट्रीय औसत के आधे के लगभग है। इसी को बढ़ना कहते हैं, तो इनको मुबारक हो। परचेज पावर घट गई है, लोगों की जो गांव तक पैसे का फ्लो जाता था वो खत्म हो गया है। इसको अगर डेवलपमेंट कहते हैं, स्वागत है। सड़कों की स्थिति क्या है आप देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध की बात करते थे, इनका एनसीआरबी, केंद्र सरकार इन्हीं के एनसीआरबी के डाटा बताता है कि महिला उत्पीड़न हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, दलित उत्पीड़न हो, हत्या, लूट, डकैती हो, सब में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है और अपराध में बड़ा है, बड़े गर्व से कहते हैं। तो अगर इसी को विकास कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही, तो इनको मुबारक हो। लेकिन आलोक जी भले गफलत रहे, योगी आदित्यनाथ जी गफलत में नहीं है। इसीलिए न विकास की बात करते हैं, न क्राइम की बात करते हैं, वो जिन्ना की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, मजार की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं। तो क्या आप इसी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ के मुंह से तो ये बातें हमेशा से सुनने को मिलती रही हैं, जिन्ना की बात, मुसलमान की बात, ये सब बातें उनके मुंह से हमेशा से सुनने को मिलती रही हैं। लेकिन अब सपा के नेताओं के मुंह से जिस तरीके से मंदिर, गौ माता, पूजा पाठ, राम मंदिर, सनातन, ये सब सुनने को मिल रहा है, ये थोड़ा नया है, ये थोड़ा नया है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं, क्या एक वैचारिक बदलाव आया है या राजनीति को देखते हुए आप लोगों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है?
नहीं, ऐसा हम लोग केदारेश्वर महादेव का मंदिर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बना रहे, भव्य और दिव्य, और उन्होंने उसको बताया भी है कि उसके उद्घाटन में आप लोग बताएंगे, और पूरा कैसा दिव्य बना रहे। तो सनातन के लिए किसी से सर्टिफिकेट, किसी संस्था से, किसी पार्टी लेने की जरूरत नहीं। लेकिन हम ये बता रहे थे, जिन्ना का नाम इसलिए याद आ रहा है कि तमाम उनके जो मदर संस्था आरएसएस ने अभी 2-3 साल पहले जो है एक सूची जारी करी थी देश के महान, गुजरात में जारी की थी, महान स्वतंत्रता सेनानियों के, उसमें जिन्ना का नाम था। इसलिए याद आ रहा है कि इनके जो नारा लगाते थे भाजपा के 3 धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, तो उसमें अडवाणी जी जाकर के जिन्ना की मजार पर, क्या मैं नहीं कह रहा हूँ फातिहा पढ़ने या क्या पढ़ने गए, लेकिन वहां उन्होंने लिखा है उनके बारे में, उसको जरूर आलोक जी पढ़ लेंगे। या इनके नेता जसवंत सिंह थे, उन्होंने अपनी किताब में जिन्ना के बारे में जो लिखा है, उस मानसिकता से योगी जी प्रेरित हैं, उनको मालूम है अपने मेंटोर्स का उनके क्या विचार थे उनके बारे में, इसीलिए उनको बार बार जिन्ना याद आ रहे हैं। अरे सच ये है कि आप 2 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, आप जाइए माइक पकड़िए तो आप करिए, नौजवानों के लिए आपने क्या किया, किसानों के लिए आपने क्या किया, आधी आबादी के लिए आपने क्या किया, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए क्या किया, ये बात करिए। जनता ये सुनना चाहती है कि आप नौकरियां क्यों नहीं दे पाई, ये बताइए। आप दलहन, तिलहन और आलू की फसलों के जो है समर्थन नहीं दे पाए, इसकी बात करिए। आप किसानों की को एमएसपी पे गारंटी नहीं दे पाए, इसकी बात करिए। किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए, इसकी बात करिए। ये सारे मुद्दे छुपाने के लिए आप इतिहास की धूल उठा करके झोंक रहे हैं। इससे जनता समझदार हो चुकी है और आपकी ये मॉडस ऑपरेंडी को समझ चुकी है। संदीप त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसी बात पर। संदीप त्रिपाठी जी, आप अपना टेक भी रख सकते हैं। और क्या आपको भी यही लगता है कि जानबूझकर ये जो मुद्दे आज खासतौर पर सीएम के बयान सामने आए, जिसमें जिन्ना की बात, गन्ना के साथ साथ उन्होंने जिन्ना की बात कर डाली, तो ये सब जानबूझकर ध्यान भटकाने वाली राजनीति है कि जानबूझकर आप ध्रुवीकरण की राजनीति कीजिए ताकि असल जो मुद्दे हैं कि कितने कॉलेजेस बने, कितना रोजगार मिला, कहाँ कहाँ सड़कें बनी, कहाँ कहाँ जाम देखने को मिलता है, कहां गड्ढे हैं, इन सब से ध्यान हटाया जा सके? मोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी कभी डेवलपमेंट और इन सारे मुद्दों पर न चुनाव लड़ती है न आगे लड़ेगी। पहले भी इन्होंने नहीं लड़ा। लेकिन यहाँ अंतर यह है कि पहले जिन राम के नाम पर आप चुनाव लड़ते थे, वहां पर पता चला कि ये तो राम नाम की चोरी छोड़िए, ये तो राम धन के चोर हैं। ये आज लोगों को पता चल गया। इन लोगों को पता चल गया कि ये राम और सनातन और हिंदू धर्म का नाम सिर्फ और सिर्फ अपने जो है चुनावी फायदे के लिए लेते हैं। लोगों को ये भी पता चल गया। बाकी अभी आपने डेवलपमेंट और इन सारे मुद्दों की बात की, हम तो कह रहे हैं कि एक पूरा 1-to-1 डिबेट रख दीजिए और इनके जो भी राष्ट्रीय बड़के प्रवक्ता हो, ये धांसू राम जो भी हो, बैठ जाए। मैं कह रहा हूं कि आधा घंटा नहीं ठहरेंगे, उनको पाकिस्तान का नाम लेना पड़ेगा, उनको जो है बिरयानी, जिन्ना, ये फलाना धमाका का नाम लेना ही पड़ेगा। जबकि ये सच्चाई है कि अब थोड़ा सा और डिटेल में चले जाते हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई है, तब तक इन्होंने पाकिस्तान में यात्राएं की हैं, पाकिस्तान को माइलेज दिया है। यहाँ तक कि मोदी जी जो कि कट्टर हिंदूवादी बनकर सत्ता में आते हैं और आते ही नवाज शरीफ को रेड कारपेट बुलाकर अपने यहाँ बुलाते हैं स्वागत के लिए। तो ये क्या है? और फिर उसके बाद खुद स्वयं जाते हैं पाकिस्तान, यहाँ से मलिहाबादी आम लेके जाते हैं और अपनी माता जी के लिए साल लेके आते हैं। अभी बिरयानी कर रहे थे, अब वहां कौन सी बिरयानी खाए थे? आज आजम खान जी का जो इतना दुर्दिन आ रहा है, उनका एक आज याद करिए, उन्होंने एक बात कही थी, मुझे याद है जहां तक, उन्होंने, आजम जी ने कहा था कि जब मोदी जी पाकिस्तान गए थे तब उन्होंने दाऊद इब्राहिम के साथ मुलाकात की थी और एक नाम और लिया था, मुझे याद नहीं है एकदम एग्जैक्ट, और उसकी फोटो उनके पास है। उसी के बाद आजम जी के साथ ये सारी नौटंकी शुरू हुई और आज यूनिवर्सिटी गिराने, एक संस्थान आप बना नहीं पाए और एक यूनिवर्सिटी गिराने की बात आप कर, बड़ा छाती चौड़ी करके, सन से डूब कर मर जाओ भाई। आज युवा रोजगार के लिए तरस रहा है, पेपर आउट करा दे रहे हो, मतलब लूट खसोट मचा रखा है, मतलब इतना भ्रष्टाचार बढ़ा दिया कि थाने कचहरी दीवानी कहीं लोगों की सुनी नहीं जा रही है। जब तक आप चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे कोई काम नहीं होगा। और आप बात करते हो इतनी बड़ी, भाई नहीं चाहिए, बहुत हो गया भाई, बस करिए। यहाँ तक कि आज भारतीय जनता पार्टी स्वयं योगी जी को सीएम का उम्मीदवार मानने को नहीं तैयार। अभी पंकज चौधरी जी ने एक आज तक के कंक्लेव, चैनल का नाम नहीं लेना चाहिए दूसरे चैनल पर, लेकिन मजबूरी में मुझे लेना पड़ रहा है, उस कंक्लेव में क्या बोला कि योगी जी हमारे जो है सीएम फेस नहीं होंगे, हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे।
फिर सामूहिक नेतृत्व में क्यों? क्योंकि पिछड़े वर्ग को आपको दिखाना है कि केशव प्रसाद मौर्य भी बन सकते हैं, चौधरी जी भी बन सकते हैं, वोट लीजिएगा और फिर वही सामंतवादी मनवादी जो है जगह पर आप शरणम गच्छामी हो जाइएगा। ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। और अभी अगर बात कर रहे थे पंकज सिंह ने ये बोला, पंकज सिंह ने अगर ये बोला तो ब्रजेश पाठक जी भी तो बोल चुके हैं कार्यक्रम के माध्यम से कि सीएम योगी ही चुनाव में हमारा नेतृत्व करेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ही सीएम फेस होंगे। मोनिका जी, प्रदेश अध्यक्ष मुखिया होता है पार्टी का, जैसे मुखिया है योगी जी उत्तर प्रदेश के सरकार के, वैसे भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करता धरता जो आज की डेट में है वो पंकज चौधरी जी। हम पंकज चौधरी जी को सुनेंगे, मानेंगे, या बसपा से जाकर कोई डिप्टी सीएम बन गया, अपने आप को ब्राह्मण के नाम पर बेचकर, अपना जमीर और सिद्धांत बेचकर हम उसकी बात मानेंगे जिसका क्या ठिकाना आज है, कल को दूसरी पार्टी में चला जाए, उसे क्या विश्वास है? उनकी बात हम क्यों सुनेंगे? हम तो जो भारतीय जनता पार्टी का रिकॉग्नाइज्ड अध्यक्ष है हम उसकी बात मानेंगे कि वो क्या कह रहा है। पंकज चौधरी क्या कह रहे हैं वो बात मानी जाएगी। संदीप त्रिपाठी जी का कहना है जानबूझ के मुद्दे उठाए जाते हैं, जो स्ट्रेटेजी अख्तियार की जा रही है वो खास तौर पर ध्यान भटकाने वाली स्ट्रेटेजी और जातियों के अनुसार हर वर्ग को साधने वाली स्ट्रेटेजी। आलोक वत्स जी, सवाल तमाम है जिनका सिलसिलेवार तरीके से आपको जवाब देना है। क्या जानबूझकर सीएम योगी आदित्यनाथ के भी आज जो बयान सामने आए हैं, हिंदुत्व की राजनीति के नाम पर जानबूझकर गन्ना के साथ जिन्ना को याद किया जा रहा है ताकि असल मुद्दों से ध्यान भटका दिया जाए? और क्या सीएम योगी का खुलकर नाम ना लेना सीएम फेस के लिए 2027 के चुनावों में, क्या इसीलिए कि जाति अनुसार हर वर्ग को साधने की कोशिश, बड़े आरोप लग रहे हैं? जवाब दीजिए आलोक वत्स जी, ओवर टू यू। देखिए मोनिका जी, हाँ जी, लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। जनता ने 55-60 वर्षों तक कांग्रेस को रखा, कोई नहीं हिला सका इनको, लेकिन अपने कुकृत्यों से, वेरियस स्कैम से ये आज कि इनकी स्थिति ये हो गई है कि यूपी में इनको सपा के पीछे पीछे दौड़ना पड़ रहा है। दे दे दाता के नाम पे कुछ सीट मुझे भी दे दे, अपनी ताकत नहीं है कि ये वहां अपना मोर्चा तान सके। बिहार में भी यही हाल हुआ और इन्होंने कहा कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो मैं पूछता हूँ कोई स्कैम नहीं हुआ हमारे रेजिम में? बता दें एक भी स्कैम का नाम जो कोर्ट में लंबित है। संदीप त्रिपाठी जी बता रहे हैं, संदीप त्रिपाठी जी बता रहे हैं। मेरे बात बताएंगे, मेरे बात बोलने के। उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस इन्होंने बनाया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस इन्होंने बनाया, यमुना एक्सप्रेस इन्होंने बनाया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस इन्होंने बनाया, गंगा एक्सप्रेसवे इन्होंने बनाया और अभी अभी गोरखपुर और कानपुर एक्सप्रेसवे इन्होंने बनाया। उसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी बन रहा है जो अब तैयार होने वाला है कुछ दिन में, और लखनऊ कानपुर भी बनने को तैयार है जो चालू हो गया है, और गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी तक भी बन रहा है। और रही बात, इन्होंने कहा कि कौन सा जॉब दे दिया आपने, मैं झूठ बोल रहा हूं। पुलिस फोर्स में 2,20,000 की बहाली हुई, एजुकेशन सेक्टर में 2 लाख के लगभग बहालियां, होमगार्ड वैकेंसी लेके सिलेक्शन कमेटी में 1,65,000 बहालियां हुई। और पब्लिक सर्विस फिर बीच में क्यों बोल रहे हो भाई? तुम कांग्रेसियों की आदत ठीक नहीं है, आप गलत आंकड़ा दे रहे हैं। नहीं, आप मुझे बोले फिर आपको जितना बोलना है बोलिए, कौन से आपको जितना बोलना है बोल लीजिएगा, लेकिन आप मेरे समय में मत बोलिए। अरे नहीं यार, राहुल गांधी को ये देश कतई एक्सेप्ट नहीं करेगा। 100 बार उसके नेतृत्व में सेंचुरी, ये अभी बता रहे हैं इनके पीछे चल रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं, दूसरे सेंचुरी लग जाएगा। जो राहुल गांधी की गाली दी, मां बहन की गाली दी, आज चलने को तैयार है। एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक कर बोलिए कि राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है, उनके साथ गठबंधन है आपका, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल भी भाजपा वालों की मौसी लगती है।
बल्कि पार्टियों का तो 56 इंची पीछे पार्टी है, पीछे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कहाँ गठबंधन की और चंद चौधरी से, कहाँ गठबंधन की और आरएलडी से, कहाँ गठबंधन की और राजभर से, कहाँ की और विश्वास से। हम सपा से कर ले तो गड़बड़, और ये चाचा पार्टियों को चाचा मौसा फुफ्फा और चक्का बना के घुमा रहे हो। अब बता रहा हम बड़की पार्टी है। बड़की पार्टी कैसे है भाई बताइए? बड़की पार्टी है तो निकलिए गठबंधन से, आइए अकेले अकेले लड़ते हैं, औकात पता चल जाएगी। शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए। गठबंधन की राजनीति पर अब बात आ चुकी है कि अगर दम हो तो अकेले अकेले लड़ो, गठबंधन के साथ ना लड़ो। अब बात जब हम पिच की बात कर रहे हैं तो यहाँ तक आ चुकी है। बातें अभी भी तमाम है, लेकिन समय इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना होगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपना अपना पक्ष रखा, तहे दिल से धन्यवाद उसके लिए। तो बात 2027 के महामुकाबले की हो रही है, जहाँ पर जंग इस बार बेहद दिलचस्प है। लेकिन इस दिलचस्प जंग में जहाँ मुद्दे तमाम है, अपना अपना नैरेटिव है, अपनी अपनी रणनीति है, देखना होगा कि जनता का दिल किसकी तरफ मुड़ता है, जनता के दिल में कौन अपनी जगह बना पाता है। फिलहाल सीधी बात में बस इतना ही। नमस्कार।